नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो 2023 के महासमर की तैयारियों में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, तो अलग अलग दलों के नेता भी अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। अपने दल में गुंजाइश नहीं तो फिर दूसरा दल ही सही। 2018 में फिर 2020 में भी सियासी चेहरों ने राजनीतिक निष्ठा बदली। अब बारी 2023 की है। चर्चा करेंगे हम इसी मसले पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक लाइन कंफर्म कर दीजिए, कुछ खबर चल रही है आपका, तो क्या सही है वो खबर? क्या कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं आप? संभावना है जी, बिल्कुल संभावनाएं है। संभावना है अभी जी हैं? ये संभावना है। ठीक है भाई साहब, तो हम आपसे मुलाकात करेंगे वैसे भोपाल में। मैं 5 तारीख बाद मिल पाऊंगा आपको। मैं 5 तारीख तक क्षेत्र में हूँ। अच्छा, ठीक है, हो सकता है, मतलब संभावना है आपकी तरफ से। हाँ जी। 2023 के सियासी समर में उथल पुथल शुरू हो गई है। नेता अपने लिए गुंजाइशें तलाश रहे हैं। इनमें एक नाम पूर्व मंत्री और देवास जिले की हाट पिपलिया से पूर्व विधायक दीपक जोशी का भी है। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ का दावा कि उनके संपर्क में बहुत से नेता हैं। अब ये बयान भी सुनिए। अब एमपी में भी होगा, बड़ा होगा। इधर बीजेपी कहती है जो समझदार हैं वो पार्टी के साथ हैं। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की माने तो अलग अलग दलों के बहुत से नेता हैं जो पार्टी के संपर्क में हैं। देखिए, कांग्रेस के तो बहुत सारे नेता हैं जो लगातार हमसे प्रयास कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, परंतु ये सब गुण दोष के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में सन्निष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, योग्य जो कार्यकर्ता हैं, वो केवल टिकट के आधार पर निर्णय नहीं लेते। उनको भी मालूम है हर विधानसभा में 4 से 5 लोग होते हैं जो टिकट के अच्छे दावेदार हैं, मुझे मिलाकर। तो टिकट एक को मिलना है, लेकिन क्या केवल 230 लोगों से पार्टी चलेगी क्या? तो जो समझदार है वो हमारे साथ है, बाकी आप ज्यादा समझदार हैं। उधर कांग्रेस कहती है जिन्हें टिकट मिलने की संभावना नहीं वो नई जगह तलाशेंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी दावा करते हैं कि लंबी सूची है उन नेताओं की जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। आपने नाम लिया है दीपक जोशी का, लेकिन ऐसे कई दीपक, किसी जमाने में इनका नाम था जनतक और दीपक इनका चुनाव चिन्ह था। तो ऐसे कई दीपक वहाँ अपने आप को बुझा के यहाँ फिर से प्रज्वलित होंगे। अभी कहना कुछ सही नहीं रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी से कहा जा रहा है इनको टिकट नहीं मिलेगी। करेंगे क्या? वो राजनीतिक लोग हैं, कहीं न कहीं तो जाएंगे। अब भगदड़ होगी, क्या होगा, ये समय बताएगा। हालांकि एमपी की सियासत में दर्जनों उदाहरण हैं जब दल बदल हुए। मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में आया राम गया राम की सियासत चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जहां तो मध्य प्रदेश में 2023 हम कहें तो सियासी समर शुरू हो चुका है और नेता लगातार अपने लिए गुंजाइश भी तलाश रहे हैं। और बड़ा मसला ये कि अगर अपने दल में भी अगर गुंजाइश समझ में नहीं आती है टिकट की, तो फिर दूसरे दल में भी तलाश करनी शुरू कर दी है नेताओं ने। और ये सिलसिला केवल एक दल में नहीं है, दोनों दलों में है। 2018 भी आपको याद होगा, तब भी लगातार आना जाना दलों में नेताओं का लगा रहा। इसके बाद 2020 का भी मसला आपको याद है, और 2020 में तो इतना बड़ा बदलाव हुआ कि सरकार ही बदल गई, सरकार ही पलट गई। तो अभी भी गुंजाइश लगातार ढूंढ रहे नेता, और इनमें कई नाम भी चर्चाओं में। लेकिन जो दावे हैं सियासी दलों के, वो कहते हैं कि भाई बड़ी सूची है, बड़ी लिस्ट है हमारे पास उन नेताओं की जो हमारे दल में आना चाहते हैं दूसरे दल छोड़कर। इनमें जरूरी नहीं कि कांग्रेस से बीजेपी में या बीजेपी से कांग्रेस में, बल्कि सपा, बसपा और आप और दूसरे छोटे दल भी लगा लीजिए। आपको यह भी याद होगा 2022 में भी 3 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी, सपा और बसपा से, और एक निर्दलीय विधायक ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी। उस लिहाज से 2023 बड़ा सियासी उलटफेर वाला होगा, चूंकि चुनावी साल भी है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश राजे जी, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सुरेश राजे जी आपका न्यूज़ 18 पर। सनवर पटेल साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, बहुत स्वागत है आपका।
और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुरेश राजे जी, मैं आपके पास आऊंगा। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं आप लोगों की ओर से, कमलनाथ जी को भी हम सुन रहे थे और आपके दूसरे नेताओं को भी सुन रहे थे। वो सूची है कहाँ? जिनको लेकर आधार आप बता रहे हैं, सूची समझ में नहीं आती, नाम तो सुनाई नहीं देते। जी, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अगर कोई दावा कर रहे हैं कि हमारे लोग संपर्क में है, तो ये कोई हवाई फैर तो है नहीं भाई। धरातल पे हमारे पास कुछ है ना, तभी तो दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी से हम सूची अगर जाहिर कर देंगे तो आपको पता है कि जिन दलों से लोग हमारे संपर्क में है, आना चाहते हैं, तो क्या इतनी आसानी से दूसरी पार्टी आने देगी? जो विधायकों को खरीद सकते हैं, आप कल्पना करो। ये सवाल इसलिए भी राजेश साहब, ये सवाल इसलिए भी कि 2020 में भी आप लोगों ने बड़े बड़े दावे किए कि भाई इतने नेता हमारे संपर्क में हैं, इतने हमारे इसमें, लेकिन हुआ इसका उल्टा। नहीं, क्या उल्टा? ऐसा क्या 20 में क्या उल्टा? जी चलिए, भूल गया ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चल, आप तो थोड़ा इंतजार कीजिए और दावों को हकीकत में बदलेंगे, समय आने दो। जी जी, ठीक है। सनवर पटेल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सनवर साहब, आप लोगों की ओर से भी दावे कम नहीं है, उसी अंदाज में उसी तरीके से आप लोग भी दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि भाई वो सूची है कहां, वो नेता हैं कहां, या फिर केवल ख्याली पुलाव सियासत में पक रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और कहा कि दावे कर रहे हैं। देखिए, दावे तो आपके सामने रिजल्ट के रूप में हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस दावे कर रही है, जुबानी खर्च के अलावा कुछ भी नहीं है कांग्रेस के पास, और भारतीय जनता पार्टी का तो साफ साफ कहना है कि जिसको राष्ट्र के लिए काम करना हो जी, जिसको भारत माता को सर्वोच्च पर देखना हो, जिसको अंत्योदय के काम में शामिल होना हो, जिसको गांव गरीब किसान का विकास में शामिल होना हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के द्वार उनके लिए सदैव खुले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कौन कौन आया, कौन कौन भारतीय जनता पार्टी से गया, सारे आंकड़े आपके पास है। जो भी विचार के लिए काम करने वाला व्यक्ति है, जो भी राष्ट्र के लिए काम करने वाला व्यक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी में आएगा, कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं जाएगा। अब हमारे साथी, जो सम्माननीय साथी, उन्होंने कहा कि अनेक लोग गए, कौन गए ऐसा? आप जिस प्रकार की स्थिति आपकी है जुबानी खर्च की, 15 माह की सरकार बनी। कमलनाथ जी से पत्रकार साथी पूछते थे प्रशांत जी कि साहब आपके कुछ लोग संपर्क में हैं, तो कहते थे उनसे ज्यादा डबल लोग हमारे संपर्क में कहां हैं। ये जुबानी खर्च की वाली पार्टी है, ये क्यों मंथन नहीं करती है? अरे ये 404 से 44 पर आ गई, ये 30 राज्यों से 2-2.5 राज्यों पर आ गई, फिर भी ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो बहुत लोग हैं। कहां से हैं बताइए आप? तो ये जुबानी खर्च के अलावा कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करने वाली पार्टी है, भारत माता को सर्वोच्च पर रखने वाली पार्टी है, और शीर्ष पर भारत माता रहे, हमारी पूरी दुनिया में हम लोग विश्वगुरु बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। और आज जितने ऐसे राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, चलिए आऊंगा मैं आपके पास दोबारा। रविंद्र दुबे जी, और चुनावी साल का ये शगल ही है भाई, आएंगे जाएंगे लोग, लेकिन इससे एक जरूर बात साफ हो जाएगी कि भाई कौन कितना महत्वाकांक्षी है, कि भाई अपने दल में अगर आपको स्पेस नहीं मिला तो फिर आपने दूसरा दल दे लिया, ढूंढ लिया, जिसको आप मां कहते थे, अपनी पार्टी जान से बड़ी पार्टी बताते रहे। देखिए, चुनाव करीब आने से दल बदल ज्यादा तेज दिखेगा, और करीब आने से और तेज दिखेगा। जिस तरीके से टिकटों का वितरण होगा, उस टिकट वितरण में असंतुष्ट होगा, तो दोनों पार्टियों में बगावत होगी। देखिए, हम ये देखते हैं कि पहले कांग्रेस के लोग ही आते जाते रहते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थोड़ा, हम जो चर्चाएं सुनाई में आ रही हैं उसके हिसाब से बहुत सारे लोग दल बदल करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय साहब एक बड़े नेता है, आदिवासी नेता, जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत है कि आने वाले समय में कई बड़े नेता यहां से वहां हो सकते हैं। देखिए, दल बदल का जो रास्ता है, यदि आपने तय किया तो ऐसा नहीं कि दूसरे लोग सेंध नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी ने इसका रास्ता दिखाया, पहले उन्होंने दल बदल के रास्ते चुने, कानून को किनारे रखकर जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर दल बदल हुआ है वो चिंताजनक है। देखिए, दल बदल की पहल तो कांग्रेस ने की,
देखिए यहां से बात नहीं करें, बात करेंगे इतिहास देखेंगे तो 1960 से चालू हुआ, 1967 में हुआ, 1971 में हुआ, 1967-71 में 142 सांसदों ने दल बदल किया था, 32 सरकारें गिराई गई, यहां से वहां दल बदल हुए। तब आयाराम गयाराम संस्कृति की जनक कांग्रेस कहा जाता था कि सर, लेकिन जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने कानून आने के बाद 1985 में जिस तरीके से कानून बना, दल बदल कानून बना, उसको ठेंगा दिखाकर भारतीय जनता पार्टी ने अनेक राज्यों की सरकारों को गिराया। मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है, कर्नाटक इसका उदाहरण है। चुनाव के बाद बहुमत न मिलने के बाद भी अन्य दलों को तोड़कर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई, वो जो भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर एक विचार की पार्टी है, संस्कृति की पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, लेकिन उसने दल बदल कानून को ताक पे रख दिया है और इस तरीके से सारे दलों में डर बैठ गया है। ये भय है कि कभी भी किसी भी पार्टी को तोड़कर ये सरकार गिरा सकते हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ। ये सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है। और देखिए कांग्रेस यदि ये बात कह रही है तो कांग्रेस की कुछ चीजें हवा में कह रही है, उसके पास कुछ ठोस आधार नहीं है। हम मानते हैं कि कई बड़े नेता नहीं आएंगे, कुछ छुटपुंजिया नेता, बड़े नेता आ सकते हैं, या कुछ एक बड़े बड़े नेताओं के बेटे आ सकते हैं जिनके नाम चर्चा में चल रहे हैं। तो ये सबके लिए चिंता का विषय। दल बदल कोई ऐसा नहीं है, ये दल बदल अवसरवादी है, कोई विचार के साथ नहीं। कांग्रेस का जो अपना विचार है उसके साथ वो नेता नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना विचार है उस विचार के साथ नहीं है। और ऐसा नहीं होता कि एक दिन में विचार बदल जाएगा। लोग सालों कार्यकर्ता का काम करता है, जीवन खपा देता है, उसके बाद भी वो विचार के साथ खड़ा रहता है। लेकिन जो दूसरा पार्टी से आता है वो तत्काल मुख्यमंत्री बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाए हैं, ये ध्यान रखिए। असम का मुख्यमंत्री कांग्रेसी है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी यदि कहती है कि दल बदल कांग्रेस के काम है या कांग्रेस कर रही है, तो इससे मैं सहमत नहीं हूं। ठीक बात। चले सुरेश राजे जी, कहीं सुरेश राजे जी, कहीं ये जो बयान इस वक्त कांग्रेस की ओर से दिए जा रहे हैं, कहीं बूस्ट करने, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए बूस्ट करने तो नहीं कि भाई हम मजबूत हैं? रविंद्र दुबे जी को आप कह रहे थे कि जो दावे किए जा रहे हैं उनमें बहुत दम नजर नहीं आता, क्योंकि हो सकता है कि कोई छोटे मोटे नेता जरूर यहां से वहां हो जाएं। नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं अनवर जी की उस बात का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देश को वैभव तक ले जाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, कितने अच्छे शब्द हैं। मतलब इससे पहले आजादी में इनका क्या योगदान रहा, जरा पूछो इनसे क्या योगदान। और ये सत्ता में खड़ा है उसमें इनका क्या योगदान रहा। और अभी 2014 से और वर्तमान में जब तक हमारी आपसे डिबेट में बात हो रही है, इन्होंने क्या हालत कर दी है देश की। एक संस्था बता दे। लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं, संविधान में इनका विश्वास नहीं, कोई इनके पास विचार नहीं। ये सिर्फ परिस्थितियों, बस चुनाव को सिर्फ मुद्दों से भटका। जी राजेश जी की आवाज, कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं पूरी करेगा बात। जैसे ही चुनाव आया तो कोई हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी गाली दे दी, हमने उनसे इतनी गाली खा ली। हम, अरे भैया, जब ये जनता जनार्दन है, यही जनता जनार्दन आपको हार फूल पहनाती है। अरे तो सुरेश राजे जी, गालियां देते क्यों हैं आप? नहीं करेगी जी क्यों गाली देते हो? नहीं, अभी आपने कहा ना कि वो राष्ट्रभक्त जो हैं, सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी में देश के लिए काम करें। बाकी पार्टियों में, मतलब आपके कहने का मतलब क्या है? बाकी पार्टियों में लोग राष्ट्रभक्त नहीं है। राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट सिर्फ आपसे लेना पड़ेगा। ठीक है, अन्य दलों में जो काम करेगा वो राष्ट्रभक्त नहीं है। जवाब देना चाहते हैं सनवर जी? जी बताएं। बाकी पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व छुपा नहीं है कि आधी रात को चाइना के अधिकारियों से क्यों कंबल ओढ़कर मिलने जाते थे। इसका जवाब आज तक नहीं दिया है। आपने क्यों कहा था चाइना से युद्ध के दौरान, क्यों कहा था चाइना से युद्ध के दौरान जमीन छोड़ दीजिए, इस जमीन पर तो घास नहीं उगती है? क्यों कहना पड़ा था आपको? क्योंकि बेईमानी आपके अंदर थी, क्योंकि राष्ट्रभक्ति आपके अंदर थी। अरे क्या बात करते हैं? कौन गया था आधी रात को मिलने एम्बेसी में चाइना की? कौन गया था एम्बेसी में मिलने कंबल ओढ़कर? कांग्रेस के नेता गए थे। कौन गया था? ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र रहा है, ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र रहा है। कंबल ओढ़ के घी पियो। अरे किसने पैसा लिया चाइना से? किस फाउंडेशन ने पैसा लिया? राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया। आखिर क्यों पैसा आपने? आपको बताना पड़ेगा देश को, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। आपने आखिर क्या करा? आपने कौन सा पैसा लिया और उसके पीछे क्या
दाम चुकाया? ये सब आपको देश के बताना विपरीत- पड़ेगा। ये देश के विपरीत काम करने वाले लोग सब अच्छा सुन लीजिए, कम से एक एक कर अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। से बताइए जी राजेश जी सुन लीजिएगा। आपने क्यों पैसा लिया चाइना से? किस फाउंडेशन ने पैसा लिया? ये इसका जवाब कौन देगा? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। प्रवक्ता के नाते आप बैठे हो, कांग्रेस के नाते आप बैठे हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। कि देश की जनता आपसे पूछेगी और देश की जनता ने बारंबार आपको आईना दिखाया है, आपको हार के रूप में आईना दिखाया है, लेकिन आपको आपका घमंड जाता नहीं है, आपका ईगो जाता नहीं है। आखिर कब मंथन करेंगे आप? आखिर कब राहुल गांधी से ठीक है, पूछेंगे आप? ठीक है। ये प्रश्न कब करेंगे आप राहुल गांधी से? राजेश जी कब जी करेंगे? ठीक है, राजेश जी शांत हो जाए। सनवर जी, सनवर जी, राजेश जी, सनवर जी, ठीक है, राजेश जी, आ रहा हूं मैं, रविंद्र दुबे जी, अब ठीक है, ये चलिए थोड़ा सा आप जरूर दूसरे ट्रैक पर चले गए थे, लेकिन रविंद्र जी भाई अब चुनावी साल, स्वाभाविक है कि दल बदल का भी जिक्र है कि भाई ठीक है, नेता जहां लगेगा जाएंगे भी, और कुछ आज एक सभा भी थी कांग्रेस की, उसमें नजर भी आया, दावेदारी भी कई करते नजर आए थे, उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, नाराज भी मंच से कांग्रेसी नेता हुए, तो स्वाभाविक है कि हर किसी को तो टिकट नहीं दिया जा सकता। और ये बगावत या नाराजगी केवल एक दल की मसला नहीं है रविंद्र जी, दोनों दलों में भी नजर आएगा, छोटे दलों में भी नजर आएगा। देखिए जितने छोटे दल हैं उनमें सबसे ज्यादा असर दिखाई देता है दल बदल का, कि जिसका ज्यादा जनाधार वाला नेता बनता है उसको बड़े दल उसको अपनी पार्टी में शामिल करके उसमें दल को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वर्चस्व बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा, उसने कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। देखिए इसके पहले हम देखते थे समाजवादी पार्टी हो, जनता दल हो, बसपा हो, इन्हीं नेताओं के यहाँ से तोड़फोड़ होती थी, लेकिन कांग्रेस के थोक तो बड़े नेताओं को ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसकी वजह से कांग्रेस थोड़ा सा कमजोर हुई। ये बात यहाँ पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखें तो कांग्रेस में जिस तरीके से टूट फूट हुई उससे कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर हुई। लेकिन अब कांग्रेस का नया नेतृत्व जिस तरीके से उभर रहा है और नई पार्टी के लोग नए युवा आगे आ रहे हैं, तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ नए लोग आ रहे हैं। यदि कोई दूसरी बाहर की पार्टी के लोग आके टिकट की दावेदारी करेंगे तो उसमें कांग्रेस को ही नुकसान होने वाला है, ये निश्चित मानिए। यदि भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा नेता आकर कांग्रेस की चुनाव चिन्ह पर टिकट लड़ेगा तो वहां का जो युवा कार्यकर्ता पिछले 5-6 साल से बीजेपी से संघर्ष कर रहा है, बीजेपी से लड़ाई कर रहा है, बीजेपी के लिए अपने ऊपर पुलिस में अपराध दर्ज करा चुका, वो असंतुष्ट होगा और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कम कांग्रेस को ज्यादा झेलना पड़ेगा। इसलिए ये कांग्रेस को मान के चलना चाहिए कि वो पहले इसका सर्वे करे कि कहां पर किस बड़े नेता को लाने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ये बीजेपी की हवा में बहकर उनके नेताओं को तोड़ने की यदि बात कर रही है तो कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, यदि भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां उसका वोटर जो है वो सिंबल के साथ चलता है, वो चुनाव चिन्ह के साथ चलता है। तो देखिए वो उनके यहाँ मैं उदाहरण के रूप में देता हूं कि विजयराघवगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे संजय पाठक 1100 वोट से, लेकिन वहां पर जैसे संजय पाठक बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी की पराजित उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल हुई, तो भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट से लड़े संजय पाठक लगभग 80,000 वोट से जीते थे, और वही जो शुक्ला मैडम बीजेपी से 1100 वोट से हारी थी वो पराजित हो गए। तो इस तरीके से देखना चाहिए कि किस तरीके से दल बदल से किसको फायदा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का भी कैडर है, उसके साथ थोड़ा सा और कई कारण है जिसकी वजह से लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं। आरएसएस का एक बैकग्राउंड है, आरएसएस का कैडर है जो उसके साथ काम करता है। कांग्रेस को अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कांग्रेस एक साल पहले से तैयारी कर रही है, संगठन लेवल पे काम कर रही है, बूथ लेवल पे काम कर रही है, तो कांग्रेस को अपने कैडर को भरोसे में लेना चाहिए और इस दल बदल की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि कांग्रेस इस तरीके से करेगी तो उसे एक मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, उन सीटों पर करना चाहिए जहां 30 साल से हार रही है, उन सीटों पर कांग्रेस यदि दल बदल करती है तो हो सकता है थोड़ा सा उससे फायदा मिले कि वो बीजेपी के घर को जानते हैं, वह बीजेपी के बड़े नेताओं को लाकर उन सीटों से लड़ाती है जहां कांग्रेस 5-6 चुनाव से लगातार हार रही है, तो कांग्रेस को वहां फायदा हो सकता है। लेकिन जिन सीटों पर लगातार कांग्रेस मौजूद है और वहां भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को लाकर टिकट देगी तो कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। बड़ी बात आपने कही है सुरेश राजे जी, पूरी बात आपने सुनी होगी रविंद्र दुबे जी की, इसको ना दोहराऊं तो और बेहतर है। भाई अगर आप ले भी आए दूसरे दल से, बीजेपी से, तो फायदा उन नेताओं का नहीं मिलेगा आपको। नहीं आदरणीय, हमारा लाने का न तो कोई हमारे पास कोई प्रलोभन देने कुछ है नहीं।
हमारे पास जो नेता आ रहे हैं या जो नेता मन बना रहे वो ये देख रहे हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, ये कह रहे हैं नीतियां, वो नीतियां भी देख ली। लगातार 18 साल से तो इस सरकार में प्रदेश में है और लगातार 8 से 9 वर्ष होने जा रहे हैं केंद्र में। तो जो कथनी और करनी का अंतर है, वहां से लोग जो निराश हो रहे हैं वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। हम किसी को प्रलोभन देकर, हम किसी पद का प्रलोभन दे, हम सरकार में तो है नहीं, ना हम केंद्र में है ना हम राज्य में है, जो कोई प्रलोभन के साथ किसी बड़े नेता को, भारतीय जनता पार्टी के नेता को हम शामिल करेंगे या कराएंगे। ये देखिए, ये अभी हाल ही में आपने माखन सिंह सोलंकी को पार्टी में शामिल किया है, 18 में संजय मसानी को आपने शामिल किया था, लेकिन लाभ आपको नहीं मिला अगर कैलकुलेशन करेंगे तो। नहीं, मैंने कहा ना, हम उस बात को लेकर कतई उत्साहित नहीं है कि कोई हम जबरदस्ती किसी को लाए। हमने कहा ना, अगर व्यक्ति, अगर नेता, उसको लग रहा है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, न ये देश के लिए कुछ करने वाले न प्रदेश के लिए कुछ करने वाले, ठीक है, उनको दिख रहा है कि अगर देश का हित और प्रदेश का हित का ही हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी में, इससे अगर प्रभावित होकर जो नेता आते हैं तो उनका स्वागत है। बाकी हमारे पास कोई ऐसा नहीं है प्रलोभन के साथ हम किसी को बुला रहे हो। चलिए, अच्छी बात है। सनवर जी एक बात और मैं जोड़ूं कि भाई लंबी सूची बार बार कांग्रेस कहती है, लेकिन एक बात और कमलनाथ जी जोड़ते हैं कि भाई हमें थके नेता नहीं चाहिए, यानी जो बीजेपी से संपर्क में है वो थके हुए नेता हैं। प्रशांत जी अच्छा कहा आपने। मैं तो बोल चुका हूं कि जुबानी खर्चे इनके पास कोई सूची नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा पिछले व्यक्तित्व के लिए सुरेश राजे जी का। उन्होंने ये स्वीकार करा कि हमारे पास है क्या, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। भाई ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, ना नेतृत्व है। राजेश जी सुन लीजिए। देखिए साहब, मैंने सुना, अब आप मेरी सुन लीजिए। तो मैं तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदि बात के लिए कि ना नीति, ना नियत, ना नेतृत्व। जब कुछ नहीं है तो क्या बेचारे क्या देंगे? विचार नहीं है तो देंगे क्या? इसीलिए जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो विचार के लिए काम करना चाहते हैं, जो गांव गरीब किसान के लिए काम करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। न पद न प्रतिष्ठा, विचार के लिए जिसको आना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है। जैसा हमारे विद्वान साथी ने कहा कि आखिर दिया तो देश से तुलना करेंगे, राज्य से तुलना करेंगे। अरे साहब, आपने महाराष्ट्र में बनाई, अरे साहब, कर्नाटक में बनाई, अरे साहब कहां से आता है? कहां से आता है? अरे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। अरे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। अरे कहां से आता है आपके पास इतना घमंड? अरे जब सिंधिया जी ने कहा कि आप वादे पूरे कीजिए वचन पत्र के, मैं वरना मैं रोड पे उतरूंगा, तो ये कहां से घमंड आया? उतर जाइए, रोड पे उतरना है तो उतर गए रोड पर। अरे दादा, उपचुनाव हुए, डेमोक्रेसी के साथ हुए, लोकतंत्र के मंदिर के सबसे बड़ा आयोजन हुआ और 28 में से आप 19 सीटें हार गए दादा, आप हार गए 19 सीटें। अरे सच क्यों नहीं बोलते हो कि आपके घमंड में सरकार गई? सच क्यों नहीं बोलते हो कि आपने त्राहिमाम मचा दिया? सच क्यों नहीं बोलते हो कि 973 वचनों में से एक वचन आपने पूरा नहीं किया, इसलिए आपकी सरकार गई? माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है राजेश जी, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, लेकिन इंतजार जरूर रहेगा उन सूचियों का कि वो सूचियां कब हकीकत में बदलती हैं और सूचियां कब सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया रवीन जी, सनवर जी, राजेश जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।